हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलावड़ीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आवाहन करती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्वाध प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है। पहला क्या है, जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम लोग क्यों जीते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय का चिंतन करेंगे कि जीव क्या हैं। हमको मेनली ये देखना है कि ये क्वेश्चन के बारे में पता करना है कि जीव क्या हैं। आगे देखते हैं। जीव जगत में विविधता, इसके बारे में जानते हैं क्या है जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसे हम अपनी नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही होते हैं। वो हमारे होंगे आसपास ही, पर हमको दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो इतने सूक्ष्म होते हैं क्योंकि उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टता, यदि आप किसी सघन मतलब घने जंगल में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। अगर आप किसी जंगल में जाते तो वहाँ पर जीवों की बहुत बड़ी संख्या, मतलब बहुत सारे जीव होंगे और उनकी कई किस्में हैं, क्योंकि एक जैसे जीव नहीं होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं, किसी एक जाति मतलब स्पीसीज जाति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीसीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। देखो, स्पीसीज की संख्या लगभग कितनी होती है, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन होती है। कितनी होती है, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक होती है। हम इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता है। जैसे हम कई नए नए क्षेत्रों का मतलब खोज करते हैं, पता करते हैं, तो हमें नए नए जीवों का भी पता चलता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि स्थानीय नाम है, जैसे हम यहाँ हैं तो हमारा ये नाम है, कहीं और जाएंगे तो वो और होगा, तो उनको ये नाम बदलते रहते हैं जीवों के। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। प्रत्येक जीव का क्या होता है, एक मानक नाम मतलब जैविक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। जैसे हर इंसान का एक नाम होता है जिसे वो हर जगह उसी नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मानक नाम कहा जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाम पद्धति। जैसे हमारा नाम है कुछ और, किसी का कुछ, तो हम उन्हीं नामों से बुलाए जाते हैं जो हमारा नाम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाम पद्धति।
स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। जैसे हम जानते हो यह कुत्ता है तो उसको कुत्ते के नाम से ही बुलाएंगे कुत्ता, बिल्ली है तो बिल्ली के नाम से, तो इसको क्या बोलते हैं? पहचानना। जैसे कुत्ते को हम पहचानते हैं वो कुत्ता है तभी तुम उसको कुत्ता बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पहचानना। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है। पौधों के लिए क्या बोला गया है? ICBN। क्या बोला गया है? ICBN। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो प्राणियों के नामकरण को क्या बोलेंगे? देखो जो पौधे होते हैं उनको क्या बोला गया? ICBN। पौधे को क्या बोला? ICBN। और जो प्राणी होते हैं उनको क्या बोला गया? ICZN। क्या बोला गया है? ICZN को बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये जंतु, प्राणी मतलब ये जंतुओं के लिए बोला गया है। और एक होता है जीवाणु के लिए भी होता है। क्या होता है? जीवाणु के लिए क्या बोला गया है? ICNB। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु के लिए क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरिया। एक और होता है इसको बोलते हैं ICVN। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। इसको बोलते हैं, ये विषाणु के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये विषाणु के लिए होता है। और एक हम और जानेंगे, इसको बोलते हैं ICNCP। क्या बोलते हैं? ICNCP। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट क्या होता है? कल्टीवेटेड प्लांट। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं, इधर देखते हैं इनको, एक सेकेंड। कल्टीवेटेड प्लांट होता है जो लैब में पादप होते हैं ना, जो लैब में प्लांट होते हैं ना, उनको ही हम जो जैसे लैब में हम प्लांट का डेवलप करते हैं, लैब में पादप जो डेवलप करते हैं उनको ही हम कल्टीवेटेड प्लांट बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कल्टीवेटेड प्लांट बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव का वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। मतलब इसमें क्या बताएगा कि मतलब एक जीव का एक ही नाम हो, क्योंकि विश्व में उसको उसी नाम से बताया जा सके। अगर अलग अलग नाम होंगे तो हम कैसे बता पाएंगे? तो उसका एक ही नाम हो तो इससे हम पूरे विश्व में उसका एक नाम बता सकें। आगे देखते हैं। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। क्या होता है? प्रत्येक नाम के क्या होते हैं? दो घटक होते हैं। दो घटक होते हैं, जिसका एक पहला क्या होता है? वंश नाम, दूसरा होता है जाति संकेत पद। मतलब पहला होता है वंश और दूसरा क्या होता है? जाति। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। जिसमें दो घटक होते हैं, एक वंश और दूसरा जाति, तो इसको क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। दो है ना, तो वंश और जाति, इसको क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाव दिया। इसको किसने बताया था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये एक वैज्ञानिक थे। कैरोलस लीनियस ने क्या बताया? द्विनाम पद्धति के बारे में इन्होंने बताया कि इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण के द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। जैसे आम के वैज्ञानिक द्वारा हम समझाते हैं कि द्विनाम प्रणाली कैसी है, द्विनाम पद्धति। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। इसका देखो, ये इसका मैंजीफेरा क्या है? इसका वंश है। और इंडिका क्या है? इंडिका इसकी जाति है। तो मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का क्या है? वैज्ञानिक नाम है, मैंजीफेरा इंडिका।
तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है और जबकि इंडिका इसकी जाति है, स्पीसीज तथा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। इसके ये अन्य नाम है जो मतलब देखते हैं हम। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। जैविक नाम कैसे होते हैं? लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? तिरछे अक्षरों में। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश होता है और दूसरा शब्द जाति होती है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इसमें क्या, ये मैंजीफेरा क्या है? ये वंश है और इंडिका इसकी क्या है? जाति है। तो इसको क्या है? द्विनाम पद्धति का ही उदाहरण है मैंजीफेरा इंडिका। ये क्या है? ये आम का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? आम का साइंटिफिक नेम। आगे देखते हैं। तो जैविक नाम देखते हैं। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई से तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन, क्या हो गया, एक सेकंड, इसको पहले ठीक करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश को दर्शाता है और दूसरा अक्षर क्या होता है? जो जाति को दर्शाता है। देखो, जो वंश को दर्शाता है उसको बड़े अक्षरों में लिखते हैं और जो जाति को दर्शाता है उसको छोटे अक्षरों में लिखते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण मैंजीफेरा इंडिका लिन। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका लिन। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था। स्पीसीज का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? लीनियस ने। कैरोलस लीनियस इनका पूरा नाम है। क्या है? कैरोलस लीनियस। तो जैसे हम इधर समझ सकते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, एक सेकेंड इंग्लिश में लिखते हैं तो समझ में आएगा आपको। मैंजीफेरा इंडिका। तो देखो इसमें क्या बताया गया है। देखो, जो वंश होता है उसके पहले अक्षर को क्या लिखते हैं? बड़ा, और जो जाति होता है उसके छोटे पहले अक्षर क्या लिखते हैं? छोटा। तो ऐसे ही इसको किसने बताया था? लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। और इसमें क्या बताया गया था? जो पहले जो सबसे पहले लिखा जाता है ना, एक सेकेंड, इसके देखो जो ये लिखा होता है ना वैज्ञानिक नाम, उसके लास्ट में हम लीन लगाते हैं, क्योंकि मतलब जो वो होते हैं जैविक नाम है उसके अंत में क्या लेखक का नाम लगाते हैं। ये दिया गया है, अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका है, इसके लास्ट में क्या लगा दिया हमने? लिन। मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये पूरा इसका नाम हो गया, मैंजीफेरा इंडिका लिन। आगे देखते हैं। अब यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण। मतलब क्या है? देखो, प्रकृति में पादप जंतु सूक्ष्म जीव की अनेक क्या होती किस्में होती हैं, उपस्थित होती हैं, और इन किस्मों के कहते हैं नियमों के अनुसार वर्गीकरण करना या इसको बांटने की आवश्यकता होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। और जो वर्गीकरण के लाभ होते हैं, जैसे कि क्या लाभ होते हैं वर्गीकरण के? जैसे कि साधन की बचत। क्या होती है? साधन की बचत, समय का कम लगना, ये सारी क्या होती हैं? वर्गीकरण के क्या है? ये लाभ होते हैं। आगे देखते हैं इसमें हम एनसीईआरटी में इसे क्या बोलते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम
अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग में संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कुत्ते का प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम कुत्ते के बारे में सोचते हैं, कुत्ता ये वो कुछ भी सोचते हो, तो हमारे दिमाग में क्या कुत्ता का प्रतिबिंब बनता है, कुत्ते की इमेज हमारे दिमाग में बनती है। तो ऐसे हम जान जाते हैं ये कुत्ता है। स्पष्टता आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। जैसे हम कुत्ते के बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में कुत्ते की ही इमेज बनेगी, ना कि बिल्ली की। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है, तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आएगा। यदि हम कुत्ता, बिल्ली, इन सभी स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि के बारे में सुविधाजनक वर्ग हैं, इनके बारे में सोचे तो हमारे मस्तिष्क में इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों में वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम क्या बोलते हैं? टैक्सा। क्या बोलते हैं? टैक्सा। टैक्सा। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है। क्या है? गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी क्या है? ये सभी है टैक्सा। इनको क्या बोलते हैं? टैक्सा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसीलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिकी सूचना आवश्यक हैं, और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसीलिए विशेषीकरण, पहचानना, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसी प्रक्रम या प्रणाली हैं जो वर्गीकी के आधार पर होती हैं। जो क्या होती हैं? वर्गीकी के आधार पर होती हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम वर्गीकी को इंग्लिश में बोलते हैं, वर्गीकी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि पहचानने के बाद लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करना। जैसे हम पहचान लेते हैं कुत्ता, बिल्ली, उसको देखकर हम उसका वर्गीकृत करते हैं। नामकरण या वैज्ञानिक नाम उनको प्रदान करना, तो इसी को क्या हम बोलते हैं? वर्गीकी, क्लासिफिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं। वर्गीकी कोई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहता है। जैसे मानव है ना, वो जीवों के विषय में अधिक से अधिक जानकारी जानने की कोशिश करता रहता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी हैं। जो जैसे कुत्ता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या उपयोग है, तो उसके बारे में जानना, ये उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते हैं। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है। जैसे आदि मानव होते हैं, उनको क्या सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? जैसे भोजन, कपड़े, रहने के लिए अलग अलग जगह ढूंढना, तो वो लोग उन पर क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं, उनका खोज करते हैं। तो ऐसे ही हम आगे देखते हैं। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहता है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण बोलते हैं। वर्गीकरण पद्धति जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। जैसे शाखाओं को उनको वर्गीकृत करते हैं, क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। इसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी चुना। इन्होंने क्या चुना? जो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने टाइटल का नाम क्या चुना था? जो पब्लिकेशन थी उसका टाइटल था, उसका नाम क्या चुना था? सिस्टेमा नेचुरी। क्या सुना था? सिस्टेमा नेचुरी।
वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकृत को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया। अब जानते हैं वर्गीकीय संवर्ग के बारे में। वर्गीय संवर्ग के बारे में देखते हैं। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गीकीय व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकीय संवर्ग कहते हैं और सभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकीय पदानुक्रम बनाते हैं। जैसे कई सारे वर्ग मिलकर क्या बनाते हैं? वर्गीकीय पदानुक्रम का वर्गीकीय पदानुक्रम का निर्माण करते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्ग के टैक्सॉन बोलते हैं। इनको सबको क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। टैक्सॉन इनको कैटेगरी भी बोलते हैं, रैंक। कैटेगरी या फिर रैंक। कैटेगरी भी लिख देते हैं, कैटेगरी। एक सेकेंड, ऊपर बढ़ गया हम लोग। कैटेगरी या टैक्सॉन या फिर रैंक। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है। कीट है वो जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद, जिसको बोलते हैं टांगे, होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य सुस्पष्टता जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसीलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। क्या है? क्या स्मरण रहे हमको कि जो वर्ग है ना, वो संवर्ग को दिखाता रहे। वर्ग है जो, एक सेकंड, वो संवर्ग को दिखाता रहे। क्या? जो वर्ग है वो संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में है वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकीय वर्ग संवर्ग सुस्पष्टता जैविक है, ना कि केवल आकारिकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले क्या होती है? निचले संवर्ग में आती हैं। सबसे नीचे क्या होती है? स्पीसीज आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं? विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं? अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी भी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं? इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करती है। समानता तथा विभिन्नता पहचानने में क्या करती है? सहायता करती है हमारी। अब हम जानते हैं स्पीसीज के बारे में। क्या? स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं जाति। क्या बोलते हैं? जाति। हम जानते हैं जाति। क्या? स्पीसीज के बारे में। वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकी विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका जो कि आम का एक वैज्ञानिक नाम है, सोलेनम ट्यूबरसम जो कि एक आलू का वैज्ञानिक नाम है, तथा पैंथेरा लियो ये किसका है? शेर का वैज्ञानिक नाम है। उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरसम तथा लियो इनकी जाति हैं। क्या है? जैसे इंडिका, ट्यूबरसम, लियो ये इनकी क्या है? जाति हैं। और मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये इनकी क्या है? ये इनके वंश हैं। क्या है? इनके वंश हैं। जबकि पहले सब मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश इनके क्या है? वंश है, जो भी मैंने बताया वंश है। और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। ये सब किसका निरूपण करते हैं? टैक्सा। क्या? किसका? टैक्सा का। टैक्सा का मैंने और भी नाम बताए थे। क्या बताए थे? टैक्सा या फिर जैसे कि टैक्सा और कैटेगरी, रैंक, क्या बताते हैं?
रैंक या कैटेगरी, ये सारे क्या हैं, इन्हीं के टैक्सा के अंतर्गत ही आते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकी गुण समान हो उसको दिखाते हैं। क्या होते हैं, आकारिकी गुण समान हो उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। आकारिकी गुण समान उसको दिखाते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, देखते हैं, साइड में चला जाता है। उदाहरण पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिस, मेलांजना भी होता मेलांजना भी क्या आते हैं। मानव की जाति सैपियंस है। क्या है, मानव की जाति क्या है, सैपियंस है, जो होमो वंश में आता है। इसमें क्या सैपियंस क्या है, इसकी जाति है, होमो क्या है, इसका वंश। तो मानव का पूरा वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। क्या है, होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो, क्या ही हो रहा है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। अब आगे देखते हैं। अब हम वंश के बारे में जानते हैं। जैसे कि जाति में मेनली क्या दिया गया है, जाति में दिया गया कि, और हाँ एक और हम जानते हैं जाति के बारे में। जाति है, जाति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने। किसने, जॉन रे, ये लर्न कर लेना। जॉन रे नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने जाति शब्द का उपयोग किया था सबसे पहले, जॉन रे नामक वैज्ञानिक। अब हम जानते हैं वंश के बारे में। जैसे वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना के समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरण आलू, टमाटर तथा बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। देखो आलू में क्या होता है, सोलेनम सोलेनम सोलेनम, इसमें इनके तीनों का वंश क्या होता है, सोलेनम। शेर जैसे पैंथरा लियो, चीता में पैंथर पार्डस तथा पैंथर टिग्रिस, ये क्या है, इनमें सब में क्या है, इनके वंश क्या है, तीनों के समान है जिनमें बहुत से गुण हैं। वे सभी पैंथर वंश हैं तथा दूसरे वंश फैलिस जिसमें बिल्ली आती है, तथा इनके जो दूसरे वंश हैं उसमें फैलिस, जो कि फैलिस क्या बिल्ली है, तो फैलिस ही उसमें आती है। मतलब मेन इसमें क्या दिया गया है, जीन्स में उसमें दिया गया है कि जैसे अनेक जातियां वो एक ही वंश में शामिल होती हैं। क्या होती हैं, जो अनेक जातियां होती हैं वो एक ही वंश में शामिल होती हैं। जैसे कि देखो टाइगर है, टाइगर का क्या होता है, पैंथरा टिग्रिस। क्या होता है, पैंथरा टिग्रिस। और लॉयन है, लॉयन का क्या होता है, पैंथर लियो। तो इसमें क्या, इसमें ऐसे हम समझ सकते हैं कि अनेक जातियां होती हैं वो एक ही वंश में शामिल होती हैं। ये क्या है, वंश इनके समान वंश होते हैं तो अनेक जातियां एक ही वंश में शामिल होती है। इसमें यही मेन बताया गया है जीन्स में। आगे देखते हैं कुल, फैमिली के बारे में। किसके बारे में, फैमिली के बारे में, फैमिली वंश, कुल के बारे में पढ़ते हैं। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण से पौधे में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, प्यूटिनिया, तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। जबकि प्राणी वंश पैंथरा और जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फैलिस, मतलब जो बिल्ली आती है फैलिस में, के साथ फैलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कुल में क्या होता है, जो अनेक वंश होते हैं वो एक ही कुल में शामिल होते हैं। जैसे कि जंतु है, जैसे जंतु में कौन कौन से आते हैं,
एक तो फैलिस, ये फैलिस क्या है? कैट का साइंटिफिक नेम है। और जो पैंथर है शेर का, ये कौन से कुल में आते हैं ये दोनों? ये फैलिडी कुल में आते हैं। किसमें? फैलिडी कुल में आते हैं। और जो पादप है, पादप में कौन से आते हैं? सोलेनम, और क्या? पिटूनिया, क्या? धतूरे का साइंटिफिक नेम धतूरा। ये किस में आते हैं? ये भी फैलिडी कुल में ही आते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि ये फैलिडी कुल में आते हैं। आगे देखते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर जिसको बोलते हैं गण। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षण पर आधारित हैं। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीकी संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। जिनके क्या होते हैं? कुछ लक्षण एक समान होते हैं, सारे नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं जो एक समान होते हैं लक्षण। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे एक सेकेंड, हाँ तो देखते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वोल्यूवेंसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। इसका क्या है? मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। जबकि प्राणी कॉर्निवोरा गण में फैलिडी तथा कैनिडी कुल में रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है कि अनेक कुल हैं वो एक ही गण में शामिल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक कुल हैं वो एक ही गण में शामिल होते हैं। जैसे जंतु में क्या होता है? कैट, डॉग। ये कौन से इसमें गण इनका कौन सा होता है? इनका कॉर्निवोरा गण के अंतर्गत ये आते हैं। क्या? कॉर्निवोरा गण के अंदर ये आते हैं। आगे देखते हैं अब हम क्लास के बारे में। इसको बोलते हैं वर्ग। क्या? वर्ग। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। क्या होते हैं? संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं। और कॉर्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं। उनको किसमें? मैमेलिया वर्ग में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? मैमेलिया वर्ग में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि अनेक वो जो गण होते हैं वो एक ही वर्ग में शामिल होते हैं। जो अनेक गण होते हैं वो एक ही वर्ग में शामिल होते हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया? जैसे मैमेलिया में क्या बताया गया? मैमेलिया इसमें क्या है? इसमें कॉर्निवोरा और प्राइमेटा ये सब किसमें आते हैं? मैमेलिया वर्ग में। किसमें आते हैं? मैमेलिया वर्ग में। अब हम जानते हैं संघ के बारे में, जिसको बोलते हैं फाइलम। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतम संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे, आगे देखते हैं, पृष्ठरज्जु जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। पृष्ठरज्जु को क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग में रखा गया है। इसमें जो फाइलम है इसमें क्या होता है? जो अनेक वर्ग होते हैं वो एक ही संघ में शामिल होते हैं। किसमें होते हैं? एक ही संघ में शामिल होते हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या होता है। इसमें जैसे कि इसमें जो पादप के लिए होता है उसको पादप के लिए डिवीजन का उपयोग होता है। किसका होता है? डिवीजन का उपयोग होता है। और जो जंतु होते हैं उनके लिए क्या लिखे दे रहे हैं?
जंतु के लिए फाइलम का उपयोग होता है। जंतु के लिए किसका होता है? फाइलम का उपयोग होता है। और आगे देखते हैं किसके बारे में? जगत, जिसको बोलते हैं किंगडम। किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। जंतु के वर्गीकीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है। किसमें रखा गया है? एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सकता है। किससे अलग किया जाता है? पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया। किसमें रखा गया? पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। क्या बोलेंगे इनको? जंतु जगत और पादप जगत। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीकीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। किसमें दिखाया? ये है, इसको किसमें दिखाया गया है? आरोही क्रम में। किसमें? नीचे लिखा भी है वैसे, आरोही क्रम में ये दिखा है, आरोही क्रम में लिखा गया है। ये संवर्ग हैं। ये क्या है? ये संवर्ग हैं। यद्यपि वर्गीकीय वैज्ञानिकों ने इन पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। क्या होती है? सुविधा होती है। आगे देखते हैं। ये 1.1 ये दिया गया है। इसमें पदानुक्रम को देखें। इसमें देखते हैं हम लोग, या तो पहले पढ़ ही लेते हैं। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? वैसे ही समान गुणों में कमी आ जाती है। किसमें? जो समान गुण होते हैं उनमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। कमी गुण लिख देते हैं यहाँ पे। समान गुणों में क्या होती है? कमी आ जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके, क्योंकि इनको सबको क्या बोलते हैं? टैक्सा ही तो बोलते हैं इनको सबको। तो जो नीचे की ओर, सबसे नीचे की ओर टैक्सा होगा ना, उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। क्या होंगे? सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसीलिए वर्गीकी की समस्या और भी जटिल हो जाती है। क्या जाती है? और भी जटिल हो जाती है। ये हैं, इनमें कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीकीय संवर्गों को दिखाया गया है। अब इसको 1.1 इसको डायग्राम को देखते हैं। इसमें क्या दिया है? जगत, इसको बोलते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज। इसको इसी हम क्रम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज। इसी क्रम से हम इसको लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। देखो ये रहा, इसमें हम आपको पूरा बना के दिखाते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे होता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, क्लास, एक सेकेंड, क्लास को सी से लिख दिया है, हट ही गया है, फिर से बनाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, और फिर क्या होता है? स्पीशीज। सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? स्पीशीज होती है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? जो स्पीशीज होती है वो सबसे अधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? स्पीशीज होती है। तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीशीज। सबसे अधिक मात्रा में क्या आती है? स्पीशीज। इनको हम क्या बोलते हैं? टैक्सा। क्या बोलते हैं? टैक्सा। और भी बोलते हैं कैटेगरी या फिर रैंक, इनको बोलते हैं। आगे हम ये देखते हैं। देखो मानव का सामान्य नाम क्या होता है? मानव होता है। जैविक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। क्या होता है? होमो सैपियंस। वंश इसका क्या होता है? होमो। इसकी जाति क्या होती है? सैपियंस। क्या होती है? सैपियंस। कुल कौन सा होता है? होमिनिडी। होमिनिडी कुल होता है। गण कौन सा होता है? प्राइमेटा।
वर्ग कौन सा होता है? मैमेलिया वर्ग में आते हैं हम लोग। मानव होते हैं वो किस में आते हैं? मैमेलिया वर्ग में। इसमें संघ कौन सा होता है? संघ को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फाइलम। फाइलम वो किस में आते हैं? कॉर्डेटा में। ठीक है। मानव में जैविक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस, वंश होमो, जाति सैपियंस, कुल होमिनिडी, गण प्राइमेटा, वर्ग मैमेलिया, और संघ किस में आता है? फाइलम कॉर्डेटा में। घरेलू मक्खी जो होती है इसका जैविक नाम क्या आता है? मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। वंश क्या होता है? मस्का। जाति क्या होती है? डोमेस्टिका। कुल होता है म्यूसिडी। क्या होता है कुल? म्यूसिडी। गण होता है डिप्टेरा। और वर्ग क्या होता है? इंसेक्टा। और ये किस संघ में आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा। किसमें? ऑर्थ्रोपोडा। अब हम आम के बारे में जानते हैं। आम का जैविक नाम मैंजीफेरा इंडिका। इसका वंश क्या होता है? मैंजीफेरा। जाति क्या होती है? इंडिका। कुल कौन सा होता है? इनाकार्डियेसी इनका कुल होता है। सेपिनिडेल्स क्या होता है? इनका गढ़ होता है। और डाइकोटिल्डिनी इसका क्या होता है? वर्ग होता है। और ये किस संघ में आते हैं? एंजियोस्पर्मी। आम है ये कौन से संघ में आते हैं? एंजियोस्पर्मी। अब गेहूं के बारे में जानते हैं। इसका सामान्य नाम गेहूं। जैविक नाम टिट्रिकम एस्टिबम। देखो इसका वंश क्या होता है? टिट्रिकम। और इसकी जाति क्या होती है? एस्टिबम। कुल कौन सा इसमें होता है? पोइसी। इसमें गढ़ कौन सा होता है? पोएलस। और इसमें वर्ग कौन सा आता है? मोनोकोटिलिडनी। कौन से वर्ग में आते हैं? मोनोकोटिलिडनी। ये और कौन से संघ में आते हैं? ये भी एंजियोस्पर्मी संघ में आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। शायद चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हमको सारांश दिया गया है। जो हमने ऊपर से नीचे तक जो पूरा चैप्टर देखा है उसी के शॉर्ट फॉर्म में हमको दिया। जो मेन है उसी के बारे में दिखाया गया। आप पढ़ लेना। ये आगे अभ्यास क्वेश्चन हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो आगे का हम अगली उसमें पढ़ेंगे लेक्चर में। तो यहाँ तक आप रिवीजन करना। और आगे का लेक्चर हम कल इसके जो PYQs हैं वो इसके PYQs हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।